जय हिंद साथियों, फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैथमेटिक्स की क्लास में आज अपन एक नया चैप्टर है आयतन का। जो 3D आकृतियां होती हैं, 3 डायमेंशन वाली जो आकृतियां होती हैं, उनका अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना यहां पे आज अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि 3D आकृतियां कौन कौन सी होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। इससे पहले अपन ने 2D आकृतियां पढ़ी थी। 2D आकृतियों में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल पढ़ा अपन ने और परिमाप अपन ने पढ़ा था। और ये कौन सी आकृतियां होती हैं? समतल सतह पर होती है। कौन सी पे होती है? समतल सतह पे होती है। पहले तो 2D और 3D में अब मैंने अंतर शुरू में ही बता दिया था। तो मैंने 2D आकृतियां शुरू करी थी। ये समतल सतह पे होती है, अर्थात 2 डायमेंशन होती है, द्विविमीय होती है, द्विविमीय होती है। इनकी सिर्फ और सिर्फ 2 विमा होती है, अर्थात आप सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हो कि इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। एक तो अक्ष अक्ष हो गया, दूसरा वाई अक्ष हो गया। यहां मैं 3D की बात करता हूं तो यहां पे 3 विमा होती है, अर्थात यहां पे 3 अक्ष होते हैं, अक्ष वाई और जेड। तीसरा अक्ष भी यहां पे शामिल हो जाता है। कहने का मतलब यह है, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, साथ में यहां पे एक ऊंचाई भी शामिल हो जाती है। 3D आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी यहां पे शामिल हो जाएगी। अब ये कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अपन 3D आकृतियों में पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन। 3D आकृतियों में, 2D आकृतियों में सिर्फ होता है क्षेत्रफल और एक होता है परिमाप। 2D आकृतियों में कभी आयतन नहीं होता है। आयतन होता है किसमें? 3D आकृतियों में। 3D आकृतियों में सबसे पहली चीज अपन लेंगे यहां पे घन, फिर पढ़ेंगे अपन घनाभ, तीसरी अपन यहां पढ़ेंगे बेलन, चौथी अपन यहां पढ़ेंगे शंकु, अब 5वां अपन यहां पढ़ेंगे गोला। मोस्टली एग्जाम्स में अपनी ये 5 आकृतियां पूछी जाती है। इनका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, आयतन पूछ लिया जाता है, वक्र पृष्ठ पूछ लिया जाता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहां पे पूछ लिया जाता है। यहां पे अपन ने पढ़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका अर्थ है कि कोई भी सतह है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल से यहां पे तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु है या कोई भी आकृति है, वह किसी भी समतल पर कितना स्थान घेरती है, वो उसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। आयतन की बात करता हूं तो आयतन यहां पे दर्शाता है आकृति की क्षमता को, कि कोई भी आकृति है, कोई भी एक ऐसी आकृति जैसे बेलन हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया, शंकु हो गया, उसमें कितनी क्षमता तक, कोई जैसे पानी या पानी मान लो, जैसे अपन कहते हैं कोई बेलनाकार टंकी, उसमें कितना पानी आ सकता है, तो वो एक उसकी कैपेसिटी है, क्षमता को वो यहाँ पे एक दर्शाता है। आयतन का मतलब है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता रखता है, कि वो उसमें कितना सामान अपन डाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, क्षेत्रफल होता है बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र का अपन यहां पे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और जो आंतरिक होता है, कोई भी आकृति का आंतरिक चीज होती है, जो आंतरिक सतह होती है, उसका अपन यहां पे क्या करते हैं? आयतन ज्ञात करते हैं। जैसे मैं कहूं कि जैसे कोई बेलन है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो अपन क्षेत्रफल क्या ज्ञात करेंगे? ये बाहर वाला जो एरिया है, इसका क्या करेंगे? अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और जैसे मैं कह दूं कि बेलनाकार टंकी में कितना पानी आ सकता है, तो अपन इसका क्या ज्ञात करेंगे? आयतन ज्ञात करेंगे। अर्थात जब आकृति के अंदर की मैं बात करूं, कि अंदर की कैपेसिटी ज्ञात करने की मैं बात करूं, तो वो होगा आयतन। और बाहर का जो कवर करते हैं कोई भी चीज को, जैसे कोई आकृति है उसको अपन कवर्ड करते हैं, तो उसको क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल पढ़ेंगे। शुरू में करता हूं यहां पे घन से। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, बेलन क्या होता है, शंकु और गोला। यहां पे इन सबकी अपना परिभाषा जानते हुए इनका बेसिक अध्ययन करेंगे। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ और आयतन के सूत्र पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं यहां ले लेता हूं घन। अपन ये जानते हैं कि 2D आकृति में वर्ग, एक होता है वर्ग,
अपन ने वर्ग के बारे में पढ़ा है 2D आकृतियों में कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। सेम इसी तरह से यह दिखता है घन, वर्ग की तरह ही अपने को घन दिखेगा, लेकिन यह होता है 3D। कौन सा होता है? यह होता है 3D, यह होता है 2D। इसको अपन समतल पे दर्शाएंगे तो अपने को यह वर्ग की तरह दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर अपने इसको रियल में महसूस करें तो इसमें कितनी फलक दिखेगी? अपने को 6 फलक दिखेगी। घन की मैं बात कर लेता हूं शुरू में, पहले मैं यहां पे ले लेता हूं घन। घन की मैं परिभाषा बताया, मैंने आपको बताया यह वर्ग की तरह दिखता है। 3D होने के कारण इसमें वर्ग होगा, सिर्फ समतल पर दिखेगा। सिर्फ जैसे मैंने वर्ग बना दिया ये 4 भुजाओं वाला, इसमें एक लंबाई एक हो गई चौड़ाई। लेकिन घन की मैं बात करूं, अपने को दिखेगा इस प्रकार का, एक सतह के पीछे दूसरी सतह अपने को दिखेगी। जैसे यहाँ पे एक सतह ये तो दूसरी सतह ये हो गई, एक सतह ये है तो दूसरी इसके नीचे ये वाली हो गई, एक ये वाली है तो एक ये वाली इधर वाली हो गई। मैं आपको यहाँ पे देखो एक आकृति लेके बताता हूं। जैसे मेरे पास ये डिब्बा है, मेरे पास यहाँ पे एक डिब्बा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैं इसको लंबाई मान लेता हूं। अगर मैं इसको लंबाई मान लेता हूं, इसको मैं चौड़ाई मान लेता हूं, इसको मैं लंबाई मान लेता हूं, इसको मैं चौड़ाई मान लेता हूं, तो यहां पे ये चीज है ऊंचाई। जैसे मैं यहां पे एक आकृति लेता हूं, अपन यहां सामने एक आकृति लेते हैं। देखो यहां पे 3 विमा मैंने आपको बताई है, यहां पे 3D है तो 3 विमा है, अर्थात लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। यहां पे देखो मैं इसको लंबाई मान लेता हूं, ये चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। अब ये अपने पास डिब्बा है जो घनाकार का है, घनाकार नहीं है, लेकिन आप इसको मान के चलो कि ये घन है, कि ये तीनों लंबाई क्या है? समान है। घन में क्या होती है? वर्ग में सभी लंबाई समान होती है ना, इसी प्रकार से घन में भी सभी जो भुजाएं हैं क्या होगी? समान होगी। सभी भुजाएं क्या होगी? समान होगी, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों यहां पे क्या होगी? समान होगी। तो सबसे पहले यहां पे कंडीशन हो गई कि तीनों ही विमा क्या होगी? समान होगी। और मैं इस भुजा को मान लेता हूं ए। क्या मान लेता हूं? ए मान लेता हूं। घन एक 3D आकृति है, सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं। एक चीज और मैं बता दूं, यहां पे शीर्ष की मैं बात करूं, कोर या कोने किनारा, एक होती है सतह या फलक। 3 चीजें मैं बोल रहा हूं, शीर्ष या कोणे, कोर या किनारा, इसको दूसरी नाम मैं भुजा भी बोल सकता हूं, सतह और फलक। सतह का मतलब है कि ये जो आकृति है इसकी ये सतह है, इसमें लंबाई शामिल हो गई, ऊंचाई शामिल हो गई, लंबाई शामिल हो गई और ऊंचाई शामिल हो गई। 2 यहां फलक, एक सतह हो गई, इसमें 2 विमा है, लंबाई और ऊंचाई। सेम ऐसी सतह इसके पीछे है, देखो ये वाली, जिसमें लंबाई और ऊंचाई शामिल हो रही है। ऐसे ही देखो यहां पे ये सतह हो गई तो इधर भी एक सतह है और इधर भी एक सतह है, नीचे वाली सतह है और ऊपर वाली सतह है। तो घन में टोटल सतह कितनी होगी? 6 होगी। टोटल सतह कितनी होगी? 6 होगी, जिसको आप फलक भी बोल सकते हैं। अब देखो शीर्ष या कोणे। शीर्ष क्या होता है? जहां पे भुजाएं मिलती है। कोणा, एक कोणा यहां पे है, देखो यहां पे एक कोणा है, दूसरा कोणा, तीसरा कोणा, इधर 4 कोणे। 4 कोणे ऊपर वाली सतह पे हो गई, 4 कोणे नीचे वाली सतह पे हो गई, देखो यहां पे। और इस सतह को ये चारों कोणे मिला रहे हैं, तो 4 और 4 कोणे, 8 इसमें कितने हैं? कोणे हैं। 8 शीर्ष बोल दो, 8 कोणे बोल दो, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं कोर। ये होती है कोर, आप इसको कोर बोलोगे, ये भी कोर होती है, ये भी कोर है, ये भी कोर है, ये भी कोर है। एक सतह पे 4 कोर है, पीछे वाली सतह पे भी 4 कोर होगी, 8 कोर हो गई। देखो यहां पे 1 2 3 4, 4 कोर तो ये हो गई, और सेम इसके पीछे भी 4 कोर है, 1 2 3 और 4, 8 कोर यहां पे हो गई। बची कितनी? इधर देखो, एक तो ये बच गई, एक ये बच गई, इसको अपन ने काउंट कर लिया। इधर से एक ये बच गई है, एक ये बच गई है, इधर से देखो एक ये बच गई और एक ये बच गई है। कितने कोर कितनी हो गई? किनारे कितने हो गए? भुजा कितनी हो गई? 1 2 3 4,
सेम इधर 4 पीछे 8, 8 एक 9 10 11 12, तो इसमें किनारे और भुजा कितने हो गए 12, कितने हो गई 12। तो ध्यान दो यहां पे घन की मैं बात कर रहा था, इसकी सबसे पहली बात अपन ने यहां पकड़ ली कि वर्ग में सभी भुजाएं समान होती है, तो घन की सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है, क्या होती है समान होती है। क्या विशेषता होगी सभी भुजाएं क्या होगी समान होगी। शीर्ष कितने होंगे 8 होंगे और किनारा भुजा कितनी होगी 12 होंगी और सतह और फलक कितनी होगी 6 होगी। घन की मैं बात कर रहा था 3D आकृति है, वर्गाकार एक अपने को वर्ग की तरह दिखती है लेकिन 3D है, ठीक है ना। तो सभी इसकी भुजाएं क्या होंगी समान होंगी। घन में शीर्ष कितने होते हैं 8 शीर्ष होते हैं, कौन इसमें शीर्ष होते हैं 8, कोर या किनारा या भुजा भी इसको आप कह सकते हो कितने होते हैं 12 होते हैं। सतह या फलक कितनी होती है 6 फलक यहां पे होती है। सबसे मोस्ट चीज जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं 6 फलक, इससे संबंधित अपने को यहां पे काम पड़ेगा। कैसे पड़ेगा यह कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात सतह का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल सतह का क्षेत्रफल। अब जो अपन यहां पे सूत्र देखेंगे इसमें 3 सूत्र देखेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, दूसरा होगा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होगा घन का आयतन, घन का आयतन, और एक देखेंगे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। ये यहां पे 4 सूत्र पढ़ेंगे, एग्जाम में इन चारों से संबंधित अपने को क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पीछे चलते हैं। घन की सतह कितनी होती है 6 सतह होती है, और प्रत्येक सतह कैसी होती है वर्गाकार होती है। कौन सी होती है वर्गाकार होती है। क्यों क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है। अगर मेरे को एक सतह का क्षेत्रफल मेरे को मालूम हो गया तो मैं सभी सतहों का क्षेत्रफल जोड़ के क्या कर दूंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दूंगा। एक सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, एक सतह का क्षेत्रफल कितना होगा भुजा इंटू भुजा। क्या होता है भुजा इंटू भुजा, वर्गाकार सतह है ना, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा इंटू भुजा अर्थात भुजा का स्क्वायर। और मैंने इसको क्या माना था L बराबर B बराबर H, L बराबर B बराबर H क्या माना है मैंने A मान लिया है। क्या मान लिया है A मान लिया है। तो यहां पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर एक सतह का क्षेत्रफल A स्क्वायर है तो इसमें टोटल कितनी सतह होती है 6 होती है। तो कितना देगा 6A स्क्वायर, कितना देगा 6A स्क्वायर। सूत्र को रटने की बिल्कुल भी अपने को आवश्यकता नहीं है, इसका अपन बेस जानेंगे। एक सतह का क्षेत्रफल A स्क्वायर हो रहा है, सभी सतह समान होती है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6A स्क्वायर। आप इसको संपूर्ण पृष्ठीय भी कह सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब है सभी सतहों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 6A स्क्वायर। अब यह कहता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप सबसे पहले तो अंतर जान लो। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और वक्र पृष्ठ क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में सिर्फ इतना ही अंतर है कि किसी भी आकृति का पैंदा, तल और उसकी छत, जैसे मैं कोई कमरा बोल दूं उसके आप फर्श को छोड़ दो और उसकी छत को छोड़ दो और बाकी जितनी भी उसकी भुजाएं बच गई सतहें बच गई वो उसकी क्या होगी वक्र पृष्ठ होंगी। क्या होंगी वक्र पृष्ठ होंगी। यहां पे मैं एक चीज का उदाहरण दे देता हूं, जैसे मैं एक घन बना रहा हूं, यहां पे एक मैंने घन बना लिया, इसकी वक्र पृष्ठ की मैं बात करूं तो ये नीचे वाली सतह छोड़ देना है, ऊपर वाली सतह छोड़ देना है। कितनी सतह बच गई पीछे 4 सतह बच गई। कितनी सतह बच गई
चार सतह बच गई चारों दीवारों। जैसे कहते हैं ना कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो कमरे का चारों दीवारों का मतलब है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, उसे ही अपन वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पे कितनी से भुजाएं बच गई, चार फलक बच गए, तो इन चारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 4a²। वर्गाकार आकृति है, एक का a² होता है, तो पीछे कितने बच गई, 4। फर्श को छोड़ दिया और छत को अपन ने छोड़ दिया, तो बीच से क्या बच गया, बीच में 4 दीवारें बच गई, चारों दीवारों की 4 दीवारें बच गई। धरती को और आसमान वाली सतह को छोड़ दो, आप तो आधारों को छोड़ दो, कहने का मतलब है आधार को छोड़ दो, उसको छोड़ के जो शेष बच जाता है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। और संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा, सभी को शामिल कर देंगे, अपन आधार को भी शामिल कर देंगे और वक्र पृष्ठ को भी शामिल कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में मैंने आपको अंतर समझा दिया है। पीछे चलते हैं, तो कहते हैं घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी भुजा शेष बच जाएगी, फर्श को और छत को छोड़ने से 4 भुजा शेष बच जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a², क्योंकि एक सतह का क्षेत्रफल है a²। ठीक है, आगे मैं चलता हूं, घन का आयतन। घन का आयतन, आयतन का मतलब है कि 3 विमाएं आपस में गुणा होती है। एक चीज मैं आपको यहां फिर बता रहा हूं कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। क्षेत्रफल किसमें होता है, वर्ग इकाई में होता है, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 विमा चाहिए होती है, लंबाई या चौड़ाई चाहिएगी, चौड़ाई या ऊंचाई चाहिएगी, या लंबाई या ऊंचाई अपने को चाहिएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 विमा होती है, इसलिए वो वर्ग इकाई में होता है। और आयतन अपने को मिलता है घन इकाई में। किसमें मिलता है, घन इकाई में अपने पास 3 विमा इसकी आवश्यक होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अपने पास होगी, तो एक आयतन अपने को मालूम है होगा। अब अपने को मालूम है कि घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, और उसको मैंने क्या मान रखा है, ए माप की मान रखी है। तो यहां पे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या मिल जाएगा, a³, क्योंकि तीनों ही क्या है, ए है ना, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, a³, भुजा का क्यूब। ठीक है ना, अगर किसी घन की आकृति मेरे को दी हुई है, उसकी एक भुजा की माप दे रखी है और उसका आयतन पूछ ले, तो अपने को क्या करना है, a का क्यूब कर देना है, भुजा का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो आयतन का मतलब अपन क्या समझ गए हैं, L इंटू बी इंटू एच, या देखो दूसरे शब्दों में यहां पे क्या कहते हैं, जिस भी भुजा में आधार है, ठीक है, और एक वक्र पृष्ठ है, या आप कह दो कि फर्श और छत है, फर्श है और छत वाली उसमें आकृति है, ऐसी आकृति जिसमें ऊपर वाली भी आधार मान सकते हैं, नीचे वाला भी अपना आधार मान सकते हैं। अगर ऐसी कोई आकृति है तो आप उसमें लिख सकते हो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी आप आयतन का सूत्र लिख सकते हो। देखो यहाँ पे L इंटू बी आधार है, L इंटू बी क्या है, आधार है, और ये ऊंचाई हो गई h। तो आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई के भी अपन क्या मान सकते हैं, इसको आयतन का सूत्र मान सकते हैं। ये कौन सी आकृतियों में लागू होगा, जिसमें आधार अपने को मालूम है। ठीक है ना, छतें और फर्श अर्थात जिसमें 6 सतह हैं, या 6 सतह न होकर 3 सतह भी है, 4 सतह भी, लेकिन उसमें ऊपर और नीचे वाली दोनों सतह है काउंट होती है, तो उसमें आप दोनों को ये लगा सकते हो, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये इसका सूत्र हो गया। एक और बच रहा है घन का विकर्ण। विकर्ण से मतलब है, आपको सबसे पहले मैंने ये बताया था कि विकर्ण क्या होता है, किसी भी आकृति के 2 सम्मुख शीर्ष। विकर्ण क्या होता है, किसी भी आकृति के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। विकर्ण क्या होता है, किसी भी आकृति के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। जैसे मैंने आपको आकृति बताई थी अभी कि जैसे ये आकृति है, विकर्ण का मतलब हो गया इस शीर्ष को मैं इस शीर्ष से मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, इधर विकर्ण हो जाएगा। इस शीर्ष को मैं इस शीर्ष से मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो घन और इसका घन का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, 3 इसमें आकृतियां होती है, L² LBH, 3 इसमें विमाएं होती हैं,
विकर्ण के लिए सभी विमाओं का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? सभी विमाओं का वर्ग करके जोड़ देंगे और उसका क्या निकाल देंगे? वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा? विकर्ण मिल जाएगा। क्यों? अपन वर्ग का विकर्ण कैसे याद करते थे? इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनता था, ये एल होता था, ये बी होता था, दोनों का जोड़ के क्या निकाल देते थे? कर्ण निकाल देते थे ना। सेम इसी प्रकार से 3 विमा है तो तीनों का वर्ग करेंगे और वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो कितना आएगा? घन में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर, तो कितना हो गया? 3a स्क्वायर का वर्गमूल। अब ए स्क्वायर का वर्गमूल तो कितना आ गया? ए आ गया, लेकिन 3 का वर्गमूल कितना होता है? √3। तो √3a क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण हो जाएगा। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? √3a। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 6a स्क्वायर। क्यों? एक सतह का क्षेत्रफल अगर a स्क्वायर है तो 6 का कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ किसी बात करता है तो 6a स्क्वायर। अगर बात करें वक्र पृष्ठ की तो अपने को क्या करना है? 4a स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। घन का आयतन, आधार का क्षेत्रफल करना है इंटू ऊंचाई करना है। आधार का क्षेत्रफल l इंटू बी है और ऊंचाई क्या कर देंगे? गुणा में कर देंगे। विकर्ण की बात करता है, तीनों विमाओं को, तीनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ेंगे और वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। क्या मिल जाएगा अपने को? विकर्ण मिल जाएगा। ये थी अपने घन की बातें। ठीक है, घन में शीर्ष कितने हुए? 8 शीर्ष होते हैं। कोर कितनी होती है? किनारे कितने होते हैं? भुजा कितनी होती है? तीनों एक ही बात है। कोर बोल दो, किनारा बोल दो या भुजा बोल दो। कितनी होती है? 12 होती है। और सतह कितनी होती है? 6 सतह होती है। ठीक है, और सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये बातें थी अपनी घन की। आगे मैं चलता हूं घनाभ। घनाभ की मैं यहां बात करता हूं। आप देखो यहां पे, इसमें नाम से ही मालूम कर सकते हो। इसमें 2 शब्द हैं, इसमें 3 शब्द है। ये वर्ग की बात करता है, ये आयत की बात करता है। इसकी आकृति वर्ग की तरह दिखती है, इसकी आकृति घनाभ की तरह दिखती है। मतलब एक सतह इसकी वर्ग की तरह होगी, इसकी भी एक सतह किसकी तरह होगी? आयत की तरह होगी। ठीक है, इसकी एक सतह किसकी तरह होगी? आयत की तरह होगी। मैंने अभी आपको समझाया आकृति लेके, मैंने आकृति लेके आपको समझाया था कि सभी भुजाएं को मैं बराबर मान लूं तो वो क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। लेकिन अगर सभी भुजाएं अलग अलग हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तीनों ही अलग अलग हो, तो वो क्या होता है? घनाभ होता है। क्या होता है? घनाभ होता है। इसका जो सतह होती है ना, एक सतह कैसी दिखती है? आयत की तरह दिखती है। किसकी तरह दिखती है? आयत की तरह दिखती है। सेम जैसे घन में इतने शीर्ष होते हैं, इतने कोण होते हैं, इतनी सतह होती है, ये सभी घनाभ में भी क्या होते हैं? लागू होते हैं। ये सभी चीजें किसमें लागू होती है? घनाभ में भी लागू होती है। शीर्ष कितने होते हैं? 8। सतह कितने होते हैं? 6 सतह होती है। और किनारे कितने होते हैं? भुजा भी इसको आप कह सकते हैं। कितने होते हैं? 12। ठीक है, जैसे कोई कमरा है, कोई कमरा है, आयताकार उसकी एक सतह है। कैसी है? आयताकार उसकी एक सतह है, तो वो कौन से रूप का होगा? घनाभ के रूप का होगा। क्यों? क्योंकि कमरे की 6 सतह होती है, आजू बाजू की चारों दीवारें होती है, फर्श होती है, छत होती है, तो कितनी सतह हो जाती है उसमें? 6 सतह हो जाती है। तो जैसे एक कमरा होता है, तो कमरा इसको अपन क्या कह सकते हैं? घनाभ के रूप का कह सकते हैं। ठीक है, कोई मेरे पास किताब है, उसमें लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो जाती है, जो मोटाई है ना वो उसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई, तो उसको किताब को, बुक को भी अपन क्या कह सकते हैं? घनाभ कह सकते हैं। सामने अपने बोर्ड है, ये पर जो इस पे बोर्ड पर अपन पढ़ रहे हैं, ये भी कैसा रूप का है? घनाभ के रूप का है। तो देखो सबसे पहले तो शीर्ष कितने हो गए? 8 हो गए। सतह कितने हो गई? 6 हो गई। किनारे कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, मैं बात कर लेता हूं इसके क्षेत्रफल की। वही चीज अपन इसमें पढ़ेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मैं बेसिकली आपको पढ़ा रहा हूं। ये मैंने आकृति ले रखी है, 6 सतह इसमें है। अगर एक सतह का क्षेत्रफल इसका मेरे को मालूम है
तो इसके जो पीछे सतह है उसका मेरे को मालूम हो जाएगा, क्यों, इसका सेम आकर सेम क्षेत्रफल इसका भी रहेगा। अगर मेरे को इसके बगल वाले का मालूम है तो सेम इसका रहेगा। अगर फर्श का मेरे को मालूम है तो इसकी छत का भी क्षेत्रफल मेरे को इसका मालूम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तीन सतह, 1 2 3, ये 3 सतह है, सेम ही ऐसी सतह इसके नीचे बगल में, इसके साइड, इसके पीछे साइड में है। तो अगर मेरे को एक सतह का क्षेत्रफल इसका मालूम हो गया तो ये ज्ञात कर लूंगा, इसका ज्ञात हो गया तो ये ज्ञात कर लूंगा, और फर्श का ज्ञात हो गया तो छत का मेरे को ज्ञात हो जाएगा। अब देखो मैं शुरुआत करता हूं इस सतह से, सामने वाली से। इसका क्षेत्रफल मैं ज्ञात करूंगा तो ये क्या है, लंबाई, क्या है, लंबाई, और ये क्या है, ऊंचाई। इसकी मैं बात करूंगा तो ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। नीचे वाली में बात करूं तो ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। दो भी मा चाहिए मेरे को क्षेत्रफल के लिए, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई फर्श का क्षेत्रफल है, छत का भी क्या रहेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बोलो इसको मैं दुगुना कर सकता हूं ना, दुगुना कर सकता हूं, क्योंकि सेम फर्श का क्षेत्रफल रहेगा छत के क्षेत्रफल के बराबर। ऐसे में साइड वाले का लेता हूं तो ये लंबाई है तो ये क्या है, ऊंचाई है। तो लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई। इसके बगल का लेता हूं तो ये चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये भी दुगुना रहेगा और ये भी क्या रहेगा, दुगुना रहेगा। ये दो सतह हो गई, दो सतह ये हो गई, और दो ही सतह कितनी हो गई, ये हो गई। LBH याद रखने का मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं। LBH है, L के साथ B ले लो, फिर B के साथ H ले लो, और L के साथ H ले लो। L इंटू B, B इंटू H और L इंटू H, सबको क्या कर दो, दुगुना कर दो। ये इसका क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो, और सबको क्या कर दो, जोड़ दो, क्योंकि दो दो सतह है ना। अगर सभी को मैं जोड़ देता हूं तो कितनी आ जाती है मेरे पास, 6 सतह मेरे पास आ जाती है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी सतहों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वाला मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको मैं क्या लिखूंगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 2LB 2BH 2LH। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई, ठीक है। तो यहां पे कितना कॉमन मिल रहा है मेरे को, 2 कॉमन मिल रहा है, L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच। ये मेरे को यहां पे ज्ञात हो गया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। इनका सबका क्या करना है, दुगुना कर देना है। तो ये तो हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे मैं लेता हूं इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। या इसको मैं कह सकता हूं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि कमरा जो घनाभाकार है ना, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैं कह सकता हूं, वक्र पृष्ठ भी इसका क्षेत्रफल मैं इसको कह सकता हूं। मैंने आपको बताया वक्र पृष्ठ क्या होता है, फर्श को छत को छोड़ दो, L इंटू बी, B इंटू एच, L इंटू एच। L इंटू बी, देखो आकृति, ये L है, ये B है, ये L है, ये B है, फर्श है, ठीक है, ये छत है, सेम। तो अपने को किसको छोड़ना है, L इंटू बी को छोड़ना है। इसको भगा दो यहां से, ये दुगुना रहेगा और ये भी क्या रहेगा, दुगुना रहेगा। तो 2BH प्लस 2LH, इसको दुगुना करके जोड़ना है, इसको दुगुना करके जोड़ना है, क्योंकि सतह सेम रहती है ना आगे पीछे। तो ये दोनों सतह जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या कॉमन मिल रहा है, 2, और H भी कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, तो 2H, और यहाँ पे B प्लस L, अर्थात लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है और दुगुना करके ऊंचाई के साथ गुणा करना है। क्या करना है, 2L प्लस B इंटू H, ठीक है, 2L प्लस B इंटू H या 2HL प्लस B, 2HL प्लस B लंबाई और चौड़ाई, ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। आगे मैं लेता हूं आयतन। आयतन के लिए मैंने कह रखा है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल क्या है, L इंटू बी। भाई मैंने एक आकृति यहां पे उठाई थी आपके सामने, इसके आधार का क्षेत्रफल क्या रहेगा,
L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, और इस आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा कर देना है, ऊंचाई से। तो ये क्या आ जाएगा, घनाभ का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन आ जाएगा। और घनाभ का विकर्ण, एक होता है घनाभ का विकर्ण। अपन ने घन का विकर्ण कैसे ज्ञात किया था, सभी विमाओं का योग करके जोड़ा था। तो यहां पे भी वही काम करना है, सभी विमाओं का योग करो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और सबका क्या ले लो, वर्गमूल ले लो। क्या आ जाएगा, घनाभ का विकर्ण पे आ जाएगा। अपन ने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी है, घन और घनाभ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अपन ने पढ़ा है, घन और घनाभ का। 3D आकृतियों में अपन ने दो आकृति पढ़ी, घन और घनाभ, जिसका अपन ने क्या क्या जाना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण। यहां पे अपन ये दो तीन, यहां पे दो ही आकृतियां अब तक पढ़ी है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जाना है। बेसिक इसका अपन ने अध्ययन किया है। अब एक मैं यहां पे क्वेश्चन लेता हूं घन और घनाभ से संबंधित, घन और घनाभ से संबंधित मैं यहां पे एक क्वेश्चन लेता हूं जिसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। यदि किसी घनाभाकार कमरे की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। यह क्वेश्चन मैंने लिया है, कोई घनाभाकार कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और पूछ रहा है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने आपको बताया कमरे की चारों दीवारों का मतलब है कि किसी भी आकृति का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन ने क्या पढ़ा था, 2HL प्लस बी, ये अपन ने पढ़ा था भाई। 2 इंटू एच, ऊंचाई से गुणा करना है और लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है। इसका अपन ने सूत्र पढ़ा था, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभ का वक्र पृष्ठ, अर्थात फर्श को, छत को छोड़ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा मान पुट करते चलो। ये 2 रखेंगे, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो देखो ये तो कितना हो गया 8 इंटू 8, और से कितना हो गया 14। तो 14 को 8 से गुणा कर लो, 14 × 112। और किसमें पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, किसमें आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग इकाई का मतलब वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो वर्ग सेंटीमीटर में यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कोई सा भी क्वेश्चन दे दे अपने को घन और घनाभ से संबंधित, 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा अपने को। घन का क्षेत्रफल पूछ सकता है, संपूर्ण पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का पूछ सकता है, घन का विकर्ण पूछ सकता है, और घन का आयतन पूछ सकता है। ऐसे ही घनाभ में भी क्या पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, वक्र पृष्ठ का पूछेगा, आयतन पूछेगा और विकर्ण पूछेगा। अगर यहाँ पे कह देता कि इस घनाभाकार कमरे का विकर्ण ज्ञात करो, या कह देता कि इस घनाभाकार कमरे में सबसे लंबी छड़ कितने सेंटीमीटर की रखी जा सकती है, सबसे लंबी छड़ कितने सेंटीमीटर की रखी जा सकती है, तो कोई भी आकृति है अगर उसमें सबसे लंबी छड़ रखने का मतलब है उसका विकर्ण ज्ञात करना, क्योंकि किसी भी आकृति की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, उसका विकर्ण ही होता है। तो यहाँ पे विकर्ण के लिए सूत्र अपन ने पढ़ रखा है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल। यहाँ पे सभी का वर्ग ज्ञात करेंगे, 8 का वर्ग 64 प्लस 36 प्लस यहाँ पे 16, कितना हो रहा है 116। इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। आयतन की बात करते तो सभी को आपस में क्या कर देते, गुणा कर देते। ठीक है, अब अगली क्लास में अपने 3 आकृतियां अपने पास बच गई, अपने में शुरू से बात करी थी, बेलन, शंकु और गोला। इन तीनों चीजों का अपन अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। घन और घनाभ के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।